नमस्कार। कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय जगत की हलचल से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर एक बार हम फिर से हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे विश्व भर में सुर्खियां बटोर रही राजनीतिक गहमागहमी की, कूटनीतिक दावपेचों की, सामाजिक उथल पुथल की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सीरिया के मनबिज शहर पर कुर्द लड़ाकों का पूरी तरह से कब्जा। आईएस द्वारा मानवीय ढाल बनाए गए 2000 को कराया मुक्त। एलेपो में रूस ने किया हर रोज 3 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान। सिलसिलेवार बम धमाकों से थर्राया थाईलैंड। 5 राज्यों में 8 बम विस्फोट, 4 की मौत। पुलिस का आतंकी हमलों से इनकार। पाकिस्तान के क्वेटा में एक अस्पताल में हुए आत्मघाती हमले में 75 की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बराक ओबामा को आतंकी संगठन आईएस का संस्थापक बताने वाले बयान से पलटे, बयान को बताया मजाक। रूस और तुर्की के रिश्तों में फिर आई गर्माहट। तैयब अर्दोआन व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे रूस। पुतिन ने तुर्की पर लगे आर्थिक प्रतिबंध को हटाने का दिया आश्वासन। लेबनान में रह रहे सीरियाई शरणार्थी नुक्कड़ नाटक के जरिए दुनिया के सामने रख रहे हैं जंग की आग से धधक रहे सीरिया के लोगों का दर्द। तो आइए सबसे पहले शुरुआत एशिया से करें, जहां सीरिया में विद्रोहियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीरिया के नागरिक गृह युद्ध की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर हैं। वो अमानवीय माहौल में जी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तो उन्हें पानी भी मयसर नहीं। इसी के मद्देनजर एलेपो में रूस ने रोजाना 3 घंटे के संघर्ष विराम का ऐलान किया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपर्याप्त बताया। तुर्की सीमा से लगे आईएस के गढ़ माने जाने वाले सीरियाई शहर मनबिज को कुर्द लड़ाकों ने पूरी तरह से आजाद करा लिया है। आईएस आतंकियों द्वारा अपहरण कर मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे सभी 2000 लोगों को भी मुक्त करा लिया है। हालांकि कुर्द लड़ाकों ने पिछले हफ्ते ही आईएस को मनबिज के अधिकतर हिस्सों से खदेड़ दिया था, लेकिन शुक्रवार को ये पूरी तरह से पीछे हट गए और 2000 लोगों को अपहरण कर जरबलस की ओर भाग गए। विद्रोही गुट पिछले 73 दिनों से मोर्चा संभाले हुए थे। अमेरिकी सेना हवाई हमले में इनकी मदद कर रही थी। उधर पिछले 1 महीने से बागियों और सेना के बीच भीषण युद्ध का सामना कर रहे एलेपो में रूस ने रोजाना 3 घंटे के संघर्ष विराम का ऐलान किया है। लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाने के लिए ये राहत दी गई है। युद्ध विराम सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लागू होगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपर्याप्त बताया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक एलेपो में खाद्य पदार्थों की घोर किल्लत है और लाखों लोग बिना पानी के रहने पर मजबूर हैं। एलेपो से सटे जाबदी में एक बार फिर क्लोरीन हमले का मामला सामने आया है, जिसमें 2 बच्चों और उनकी मां की मौत हो गई। इस बीच आईएस के स्वयंभू खिलाफत की राजधानी रक्का में गुरुवार को रूस के हवाई हमले में 30 लोग मारे गए। हमले में आईएस का आयुध डिपो और प्रशिक्षण केंद्र ध्वस्त करने का दावा भी किया गया। उधर रूस में आईएस संदिग्धों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की गई है। रूस का मानना है कि उसके करीब 2900 नागरिक सीरिया और इराक में आतंकी संगठनों की ओर से लड़ रहे हैं। इस बीच पिछले साल लंदन से सीरिया जाकर आईएस में शामिल होने वाली 3 लड़कियों में से एक खदीजा के रूसी हमले में मारे जाने की बात सामने आई है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पाकिस्तान अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले कई महीने के स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर सेना और पाक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना के जल्द से जल्द बाल्टिस्तान की धरती छोड़ने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सेना के खिलाफ प्रदर्शन करने के चलते 500 युवाओं को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान में क्वेटा के एक सरकारी अस्पताल में तालिबान के एक आत्मघाती बम विस्फोट में 75 लोगों की मौत हो गई और 115 अन्य घायल हो गए। इनमें ज्यादातर वकील थे। हमला उस वक्त हुआ जब बड़ी संख्या में लोग वहां जमा थे। बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बिलाल अनवर कसी का शव वहां लाया गया था। 3 दिन बाद फिर एक बार हमला अस्पताल के करीब में हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। थाईलैंड के पर्यटन शहरों में शुक्रवार को हुए सीरियल बम विस्फोटों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए।
पुलिस ने हमले में संलिप्तता के लिए 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 12 घंटों के अंदर 3 शहरों में 8 विस्फोट हुए। सभी धमाके मोबाइल फोन से डेटोनेट करके किए गए। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि विस्फोट अराजकता पैदा करने के इरादे से किए गए थे। विस्फोटों से थर्राया थाईलैंड, तो वहीं ट्रंप के विस्फोटक बयान से परेशान है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कई विवादास्पद बयान दे चुके हैं, जिसके चलते रिपब्लिकन पार्टी के ही कई जाने-माने नेताओं ने यह साफ कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे। वो कब क्या कह दें, कोई भरोसा नहीं। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन पर तो निशाना साधा ही, राष्ट्रपति ओबामा को भी नहीं छोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ उन्हीं की पार्टी में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप हैं कि अपने विवादित बयानों पर विराम लगाने को तैयार नहीं है। इस बार राष्ट्रपति बराक ओबामा पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें आतंकी संगठन आईएस का संस्थापक तक कह डाला। फ्लोरिडा में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ओबामा की गलत नीतियों के चलते इराक में सत्ता की ताकत खत्म हो गई और कट्टरपंथी ताकतों को पनपने का मौका मिल गया। जब ओबामा ने इराक से अमेरिकी फौजियों को वापस बुलाने की घोषणा की तो वहां पर अस्थिरता और बढ़ गई। हालांकि बाद में ट्रंप अपने बयानों से पलट गए। राष्ट्रपति ओबामा के बारे में दिए गए मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। इससे पहले ट्रंप हिलेरी क्लिंटन को भी खाड़ी देशों में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ट्रंप ने मंगलवार को हिलेरी पर बयानों का एक नया बम फोड़ा। ट्रंप ने कहा कि अगर हिलेरी जीतती हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उदार जजों की नियुक्ति से रोकने के लिए एकमात्र रास्ता गोली मारना ही बचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिलेरी संविधान के दूसरे संशोधन को खत्म करना चाहती हैं। हिलेरी क्लिंटन संविधान के दूसरे संशोधन को बदलना चाहती हैं। वो सत्ता में आती हैं तो वो उदारवादी जजों की नियुक्ति करेंगी। हालांकि ओबामा को लेकर ट्रंप के बयान पर व्हाइट हाउस ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन हिलेरी को अपने प्रतिद्वंदी को घेरने का एक और मौका हाथ लग गया। एक बार फिर ट्रंप ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। इससे लगता है कि वे इस पद के लायक ही नहीं हैं। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के विरोधियों का खेमा लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के 50 राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के दस्तखत वाले एक खुले पत्र में ट्रंप को समर्थन न करने की बात कही गई है। इस समूह में CIA के पूर्व निदेशक माइकल हेडन भी शामिल हैं। इनका तर्क है कि ट्रंप देश के सबसे लापरवाह राष्ट्रपति साबित होंगे। इससे पहले भी कई वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता ट्रंप के प्रति अपनी असहमति जता चुके हैं। तुर्की और रूस के बीच दोस्ती एक बार फिर बहाल होती हुई लग रही है। कुछ समय से दोनों देश लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन जब से तुर्की ने अपने रुख में थोड़ा बदलाव किया है, तब से लगता है गलतफहमियां दूर हो रही हैं। इसी के मद्देनजर तुर्की के राष्ट्रपति की रूस यात्रा को देखा गया। नाकाम तख्तापलट की कोशिश से निपटने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन पिछले कई महीनों से रूस के साथ रिश्तों में आई तल्खी में नरमी लाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने झगड़ा छोड़ दोनों देशों के बीच करीबी आर्थिक संबंध बहाल करने का फैसला किया। रूस ने तुर्की पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध धीरे धीरे हटाने का भरोसा दिलाया, तो वहीं तुर्की ने पहले की स्थिति को बहाल करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोस्ती की ये बहाली ऐसे समय में हो रही है जब तुर्की के रिश्ते अमेरिका और यूरोप के साथ काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। मतलब साफ है कि हम लोग अपने संबंधों को दोनों देशों के लोगों के हित में और आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों तरह से आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने पर सहमति हुई है। दोनों देश आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तुर्की रूस के बीच तनाव की शुरुआत 24 नवंबर 2015 को आई, जब तुर्की की सेना ने सीरिया से लगी अपनी सीमा के ऊपर उड़ रहे एक रूसी जेट को मार गिराया था। तुर्की ने तर्क दिया कि तमाम चेतावनियों के बावजूद 2 रूसी विमान तुर्की के हवाई क्षेत्र में चले आए थे। वहीं रूस कहता आया है कि उनके विमान ने सीरिया की हवाई सीमा पार नहीं की थी। हमले से नाराज पुतिन ने इसे पीठ में छुरा भोंकने जैसा बताते हुए तुर्की के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए।
तुर्की से खाद्य सामग्रियों का आयात रोक दिया गया और पर्यटन पैकेज भी बंद कर दिया गया। इससे तुर्की के महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग, कृषि और निर्माण सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा। दोनों देशों के बीच जारी गैस पाइपलाइन और एक परमाणु प्लांट का काम ठप पड़ गया। पुतिन और एर्दोआन के बीच जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई। रूस ने एर्दोआन पर आईएस आतंकियों से मिलकर तेल के अवैध कारोबार से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। 27 जून को एर्दोआन ने पुतिन को पत्र लिखकर रूसी जेट के गिराए जाने की घटना पर अफसोस जताया। इसे रूस ने तुर्की का औपचारिक माफीनामा माना। फिर दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। तुर्की में तख्तापलट की कोशिश के बाद एर्दोआन को फोन करने वाले पुतिन ही पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता थे। 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को अपने कब्जे में लेने के बाद एक बार फिर रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ रहा है। उत्तर क्रीमिया में यूक्रेनी और रूसी फौजों के बीच हुए संघर्ष के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो इसके खिलाफ कदम उठाएंगे। यूक्रेनी उग्रपंथियों द्वारा कथित घुसपैठ और तोड़फोड़ की घटना से उपजे तनाव बढ़ने की आशंका के मद्देनजर रूस ने यूक्रेन से अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ने की धमकी दी है। रूस ने क्रीमिया के विवादित क्षेत्र में अत्याधुनिक S-400 मिसाइलें तैनात करने का भी दावा किया है। शुक्रवार को क्रीमिया की तरफ बढ़ते हुए यूक्रेन के टैंकों को देखा गया था। क्रीमिया को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन ने रूस पर लड़ाई के बहाने ढूंढने का आरोप लगाया है। इस बीच रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि क्रीमिया को लेकर तनावपूर्ण स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो यूक्रेन से राजनयिक संबंध खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में फैसला नहीं लिया गया है। मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह राजनयिक संबंध तोड़े जाएं, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरी तो राष्ट्रपति ऐसा फैसला ले सकते हैं। 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करवाया था। हाल के दिनों में क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में तनाव फिर से बढ़ गया है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर क्रीमिया में घुसपैठ करवाने का आरोप लगाया। यूक्रेन ने इन आरोपों से इनकार किया है और तनाव को देखते हुए क्रीमिया के पास वास्तविक सीमा के पास अलर्ट जारी कर सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा दोनेत्स्क और लुहांस्क में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों की सीमाओं पर भी यूक्रेन ने सैनिक तैनात कर दिए हैं। दरअसल हमारे लिए कुछ नहीं बदला, हम हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। शुक्रवार को दोनेत्स्क इलाके के मारिनका शहर में कुछ धमाकों की आवाज सुनी गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वो इन आवाजों के अभ्यस्त हो गए हैं। रोज ही गोलीबारी होती है। हर शाम हम बच्चों के साथ बाहर निकल आते हैं। हमें आदत सी हो गई है। हमें अब किसी से डर नहीं लगता। देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव क्या शक्ल लेता है। स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति ने शनिवार को ट्रेन में लोगों पर हमला कर दिया। उसने ज्वलनशील तरल से ट्रेन में आग लगा दी और लोगों को चाकू भी मारा। हमले में 6 साल के बच्चे समेत 7 लोग चाकू लगने से घायल हो गए और आग में झुलस गए। हमलावर 27 वर्षीय स्विस नागरिक है, वो खुद भी झुलस गया है। अफ्रीकी देश इथियोपिया के विभिन्न हिस्सों में हुए प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसक घटनाओं से सबसे ज्यादा बहीर डार प्रांत प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि हाल के महीनों में इथियोपिया में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण प्रदर्शनों में तेजी आई है। चाड की राष्ट्रपति इद्रीस दीबे के 5वीं बार सत्ता संभालने पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। विपक्ष ने कहा है कि उनका दोबारा चुना जाना राजनीतिक रुकावट है। उनके शपथ ग्रहण समारोह के दिन विपक्ष ने हड़ताल का आह्वान किया था। और आइए एक नजर डालें दुनिया भर की कुछ और अहम खबरों पर। अमेरिका ने पिछले महीने ड्रोन हमले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकी संगठन आईएस के मुखिया हाफिज सईद खान की मौत की पुष्टि की है। सईद आईएस से जुड़ने से पहले तालिबान का हिस्सा था। अफगानिस्तान में हेलमंद की तरफ तालिबान आतंकी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सेना और तालिबान के बीच भीषण लड़ाई के कारण हजारों लोग लश्करगाह की तरफ जान बचाकर भागने पर मजबूर हैं। इराक की राजधानी बगदाद में एक अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में आग लगने से 12 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जापान के सम्राट अकिहितो ने अधिक उम्र और खराब सेहत की वजह से पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि सरकार 82 वर्षीय सम्राट की टिप्पणी को गंभीरता से ले रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने खास और विश्वसनीय चीफ ऑफ स्टाफ सर्गेई इवानोव को पद से हटा दिया है। इवानोव के सहायक एंटोन वाइनो को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है।
मालदीव की संसद ने प्रतिष्ठा, सम्मान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण कानून पारित किया है, जिसके तहत मानहानि करने वाले किसी भी काम को अपराध की श्रेणी में माने जाने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। तेज हवाओं के कारण फ्रांस के दक्षिणी हिस्से और पुर्तगाल के जंगलों में आग तेजी से फैल गई है, जिसकी चपेट में आने से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। आग के चलते पर्यटकों समेत हजारों लोगों को यहां से निकलना पड़ा। फ्रांस के कान शहर में समंदर किनारे महिलाओं को बुर्किनीस पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। बुर्किनीस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। बुर्किनीस एक तरह का स्विमिंग सूट है, जिससे देह पूरी तरह से ढक जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइजीरिया में पोलियो के 2 नए मामलों की पुष्टि पर निराशा जताई है। अफ्रीका को करीब साल भर पहले पोलियो मुक्त घोषित किया जाना था। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की पीड़ा किसी से छिपी नहीं है। ना तो उन्हें बराबर के हक हैं और ना ही दूसरी सरकारी सुविधाएं। सुविधा तो दूर की बात है, अल्पसंख्यक वहां कई तरह के भेदभाव और अत्याचारों के भी शिकार हैं। खासतौर पर महिलाएं और लड़कियां कई जुल्मों के शिकार हैं। लेकिन इन सब वास्तविकताओं के बीच पाकिस्तान अल्पसंख्यक दिवस मना रहा है। मौका था अल्पसंख्यक दिवस का। जुल्म सितम से कराह रहे पाकिस्तानी अल्पसंख्यक सड़कों पर निकल आए। इस गुस्से के केंद्र बिंदु में थे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पूर्व सांसद पीर अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्ठू। हक पर हिंदू लड़कियों का अपहरण करवाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मियां मिट्ठू बस एक बानगी भर हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अल्पसंख्यकों को पाकिस्तानी समाज का हिस्सा मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में पहले से ही हाशिए पर खड़ा अल्पसंख्यक समाज और पीछे चला गया। अत्याचार और यातनाओं से तंग आकर कुछ लोग देश छोड़कर भाग खड़े हुए। जो रह गए वो अक्सर जुल्म की चक्की में पिसते रहते हैं। इनके ऊपर सबसे अधिक दबाव धर्म परिवर्तन को लेकर रहता है, जिसका सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर साल 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण होता है, जिनमें से ज़्यादातर का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इनकी उम्र अक्सर 12 से 15 साल होती है। 20 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में 1.9% ईसाई हैं, जबकि हिंदुओं की संख्या करीब 1.5% है। सामाजिक पक्षपात के साथ साथ कानूनी भेदभाव का भी ये शिकार होते हैं। ईश निंदा कानून का दुरुपयोग आम बात है। अल्पसंख्यक राष्ट्रीय और सूबाई असम्बलियों के लिए अपना नुमाइंदा नहीं चुन सकते हैं। उनके नुमाइंदों को मनोनीत किया जाता है। ये अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी समाज में कोई मान्यता नहीं होती है। बहरहाल पिछले कुछ वर्षों से सरकारी स्तर पर अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की जाने लगी है। इसी के तहत 2009 में हर 11 अगस्त को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाने का फैसला किया गया। दरअसल 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा की बात कही थी। जिन्ना सभी नागरिकों के समान अधिकार के पक्षधर थे, फिर भी संविधान में किसी गैर मुस्लिम को राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं दिया गया। शरणार्थी जीवन की भटकन और दर्द एक जैसा है। जब अपना देश छोड़ने पर मजबूर कोई किसी दूसरे देश में शरण पाता है तो उसकी पीड़ा को वही महसूस कर सकता है जिसने उसे भोगा हो। सीरिया के गृह युद्ध की आग में झुलसे लाखों लोग आज शरणार्थी बनकर कई देशों में पनाह लेने को मजबूर हैं। लेकिन अब इन्हें भी मौका मिल रहा है कि वो अपनी दुनिया को अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुना सकते हैं। नीली मिनी वैन में ये शरणार्थी लोगों को अपने दुख दर्द की कहानी सुना रहे हैं। मंच है लेबनान की पूर्वी सीमा के पास बने शरणार्थी कैंप, जहां कहानी कहने की कला की कार्यशालाओं में लिखी गई अपनी आप बीती ये युवा अभिनेता सुनाते हैं। कहते हैं कला की कोई जुबान नहीं होती, उसके द्वारा दर्शाए गए भावों को समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। अपनी ही भोगी पीड़ा को दिखाने के लिए नाटक से बढ़कर कोई और विधा नहीं होती, लेकिन पीड़ा दिखाने के लिए नाटक करना इससे भी बड़ी विडंबना होती है। यहाँ अभिनेता और दर्शकों के बीच कोई भेद नहीं होता, शायद दोनों की ही पीड़ा एक होती है। इन कहानियों के मर्म में शरण देने वाले देश में शरणार्थियों के साथ होने वाले व्यवहार को
दर्शाया गया है। सीरिया में चल रहे भयंकर गृहयुद्ध और संघर्षों ने सीरिया को तहस-नहस कर दिया है, जिसमें तकरीबन 2,80,000 लोग मारे गए। हिंसा और युद्ध की छाया से बाहर निकलकर लेबनान में करीब 10 लाख सीरियाई नागरिकों ने शरण ले रखी है। लेकिन अपने घर से बिछड़े इन लोगों को मेजबान देश लेबनान में भी चैन कहाँ। रोज नए झमेले इन्हें चैन नहीं लेने देते। कभी शरण के लिए जगह की तलाश, कभी कागजात की कीमत चुकाना और कभी भेदभाव का शिकार बनना, यही इनकी नियति बन गई है। इस प्रोजेक्ट को अरब सिनेमा को आगे बढ़ाने वाली संस्था बेरूट डीसी ने प्रायोजित किया है, जिसे यूरोपियन यूनियन और यूनिसेफ की तरफ से $1,25,000 की सहायता राशि भी मिली है। हमें उम्मीद है कि लेबनान और पूरा विश्व हमें सुन रहा है। हम शरणार्थी हैं, इंसान हैं, न कि जानवर। ये वैन लेबनान के तमाम शहरों, कस्बों और गांवों का दौरा करेगी और दिखाएगी कि लेबनान में मौजूद सीरियाई लोगों की मुश्किलों की दास्तां, जहां दुख भी है और उम्मीद भी, और शायद इसके अक्स में दुनिया में चल रहा नाटक भी बखूबी दिखता है। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं कोलंबिया में आयोजित काइट सर्फिंग प्रतियोगिता के कुछ दृश्यों के साथ, और हमारी पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।